सभी श्रोतागण के प्यार ध्यान दें। भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक मैं राघवेंद्र आज का विषय लेकर के उपस्थित हूं भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियां। भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में तो यहां पर बताया जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक स्मरणीय तथ्य के बारे में बताया जाएगा। आपके समक्ष आपके स्क्रीन के ऊपर उपलब्ध होने जा रहा है, लिखित के साथ यह पॉइंट और दृश्यों के साथ। तो यहाँ पर भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत जिसमें हम आपको बता देते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर मेन पॉइंट परीक्षाओं से संबंधित पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, जिसमें यहाँ पर प्राचीन काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताई जाएगी, जिसमें संस्कृत साहित्य के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में, और इस प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा आपको उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में, गीता के बारे में, भागवत के बारे में, पुराण कितने हैं, और गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है शामिल इसके अंतर्गत, नाट्य शामिल है, और इस प्रकार से वैज्ञानिक साहित्य के बारे में भी वर्णन किया जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर आधुनिक साहित्य के बारे में, मध्यकालीन साहित्य के बारे में परिचय दिया जाएगा, वो भी शॉर्ट में पॉइंट के माध्यम से। तो आइए इस प्रकार से महत्वपूर्ण पॉइंट कवर करते हैं, ध्यान दीजिए। संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, पाणिनिकृत का। ये हो गया संस्कृत। आगे वैदिक पॉइंट, वैदिक साहित्य के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। तो वैदिक साहित्य के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो क्या है, वेद है, जिससे आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। ये हो गया वेद पॉइंट। अगला पॉइंट, वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, जिनमें से प्रथम वेद ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सुतक है। यहाँ पे आपको एक बात फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा आइडियो, क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा आइडियो यहाँ पे बाधित था, ये वीडियो थोड़ा बाधित रहा यहाँ पर। आगे देखिए, वेदों की संख्या 4 है, इनमें से प्रथम वेद ऋग्वेद है। तो यहाँ पे प्रथम वेद ऋग्वेद में जो है 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। ये हो गया ऋग्वेद, ये वेद के बारे में। आगे पॉइंट, अब देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को होत्री क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। ये हो गया ऋग्वेद पॉइंट। दूसरे वेद यहाँ पर जो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में धार्मिक कर्मकांडों एवं इसमें से संबंधित मंत्रों की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में उल्लिखित मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। तो ये हो गया यजुर्वेद के बारे में। आगे चलते हैं पॉइंट, कर्मकांड के संबंध में जानकारी उपलब्ध करने के कारण यजुर्वेद को चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त है। यजुर्वेद को चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त है, इसलिए तो कर्मकांड के संबंधों में जानकारी उपलब्ध कराने के कारण। आगे चलिए, आगे यजुर्वेद गद्य एवं पद्य, तो दोनों पंक्तियों में से लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है यजुर्वेद। आगे चलिए, अब सामवेद की बात करते हैं। पॉइंट, सामवेद में ऋग्वैदिक कालीन मंत्रों के संगीतमय उच्चारण करने की विधि का वर्णन है इसमें। तो सामवेद में इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, इसे सामवेद को। तो यह हो गया सामवेद। आगे चलिए पॉइंट, चौथे एवं अंतिम वेद, तो यह वह है ऋग्वेद। तो जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में मनुष्य के दैनिक जीवन से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। इसमें 99 रोगों के उपचार की विधि का वर्णन किया गया है। तो यह हो गया चौथा वेद जो है ऋग्वेद के बारे में। तो यहाँ पे अथर्ववेद के बारे में बताया। चौथा वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद तो पहले बता दिया था, यह था अथर्ववेद के बारे में। आगे चलिए, अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है।
ब्रह्मा कहा जाता है अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को। आगे चलिए, इन चारों वेदों के पश्चात ऋग्वेद, ये ऋग्वेद हो गया, और यहाँ पर बताया अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो है इन चारों वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इन चारों वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या, निर्देशन एवं यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। स्टॉप। अब आगे चलते हैं, चारों वेदों का ये पॉइंट रहा। आगे चलिए, आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों की चर्चा की गई है। आरण्यकों में यह एक ग्रंथ है। आगे चलते हैं, उपनिषद की बात करते हैं। तो यहाँ पे उपनिषद ग्रंथ जो है, उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत है। उपनिषद, आगे, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक तौर पर 12 उपनिषद ही इनमें ईश उपनिषद है, अगला है केन, अगला है कठ है, अगला है प्रश्न, अगला है मुंडक, और अगला है मांडुक्य आदि प्रमुख हैं उपनिषद। ये 12 प्रमुख हैं, बाकी 108 की संख्या है उपनिषदों की, लेकिन तो प्रमुख 12 ही हैं। आगे चलिए, वेदांत की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा अगला है, कल्प अगला है, व्याकरण अगला है, निरुक्त अगला है, छंद, और अगला है, और आखिरी जो यहाँ पर है ज्योतिष अर्थ है। तो ये हो गया वेदांगों के बारे में। अब यहाँ पे पॉइंट आगे बात करते हैं, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से सूत्र साहित्य की रचना की गई। तो ये जो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी रचना हुई, तो सूत्र साहित्य की रचना की गई। आगे, तो पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, जो संस्कृत भाषा को नियमबद्ध कर अपेक्षाकृत सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। पॉइंट, आगे चलकर पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वृहद व्याख्या प्रस्तुत की है। तो ये हो गया यहाँ पर पॉइंट। आगे चलते हैं, पुराणों की कुल संख्या 18 है। अब पुराण की बात होती है यहाँ पे, तो पुराणों की कुल संख्या जो है 18 है। प्रमुख है पुराणों में ब्रह्मा, यहाँ पे ब्रह्मा, फिर यहाँ पे भागवत पुराण, फिर आता है पद्म, अगला है विष्णु, अगला है वायु, अगला है अग्नि, और अगला है मत्स्य तथा गरुड़ पुराण के नाम उल्लिखित हैं। तो यहाँ पे उल्लेखनीय है इन पुराणों के नाम। तो इन पुराणों का नाम एक बार फिर से, ब्रह्मा, भागवत, पद्म, चौथा है विष्णु, पांचवा है वायु, छठा है अग्नि, अगला है मत्स्य तथा गरुड़ पुराण के नाम उल्लेखनीय है। तो ये हो गया, पुराणों की संख्या 18 है। आगे बात करते हैं, पुराणों में नीति कथाओं एवं कहानियों के माध्यम से धार्मिक एवं आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। स्टॉप। आगे चलेंगे, संस्कृत के प्रसिद्ध शब्दकोशकार अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, अगला है वंश, अगला है मानवतर, अगला है एवं, अगला है वंशानुचरित। तो ये हो गया 5। तो ये हो गया इसके अनुसार। तो यहाँ पर अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं। आगे चलिए, सबसे प्राचीन पुराणों में मत्स्य एवं वायु पुराण को माना गया है।
सबसे प्राचीन पुराणों में मत्स्य एवं वायु पुराण को माना गया है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश का पता फिर आगे है, मत्स्य पुराण से सातवाहन का, और आगे सुंग वंश है। और तो यहाँ पे जो है कहना है, इसका अर्थ यहाँ पे मत्स्य पुराण से सातवाहन शासकों का और एवं सुंग वंश के शासकों का पता है आगे। और यहीं पे वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है इन पुराणों से। आगे चलिए, पॉइंट है कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं का तथा कुमार संभवम, इनकी जो रचना है इसमें शिव पार्वती प्रेम का एवं कार्तिकेय के जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। तो ये कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम है। और अगला है कुमार संभवम, तो ये कालिदास द्वारा रचित रचना है। आगे चलिए, कल्हड़। अब यहाँ पे कल्हड़ द्वारा पॉइंट है, कल्हड़ द्वारा रचित राज्य तरंगिणी, ये जो ग्रंथ है कल्हड़ द्वारा रचित राज्य तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के संबंध में जानकारी दी गई है। कल्हड़ द्वारा तरंगिणी में। आगे चलिए, अगला पॉइंट, भारत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को संस्कृत भाषा का सबसे पुराना एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को। आगे बात करते हैं, अगला स्टेप पॉइंट, कुषाण काल के प्रसिद्ध कवि अश्वघोष ने सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुषाण काल में। आगे चलेंगे, अगली जानकारी, अगली पॉइंट, भास द्वारा रचित स्वप्न, तो यहाँ पे स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में वत्स्य राजा उदयन एवं कौशल की राजकुमारी वासवदत्ता के प्रेम का वर्णन किया गया है, भाष्य द्वारा रचित। आगे चलेंगे, अगला स्टेप, गुप्तकालीन लेखक मुद्रक ने मृच्छकटिकम जो रचना है, इसमें मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना की इसने, तो गुप्तकालीन लेखक मुद्रक ने। आगे इसमें धनी गणिका वसंत सेन एवं ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त के प्रेम का वर्णन किया गया है। आगे चलिए, अगले पॉइंट पर आगे बात करते हैं कालिदास। तो यहाँ पे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्मसीयम एवं मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक लिखे हैं। तो ये 3 नाटक कालिदास द्वारा रचित लिखा गया है। आगे पॉइंट, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है, जिसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम रचना का। आगे, इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय एवं यहाँ पे विरह एवं पुनर्मिलन का सजीव चित्रण किया गया है। यह हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, जो रचना कालिदास की, इसके बारे में बताया गया। आगे पॉइंट है, विक्रमो वर्मसीयम, इसमें जो है कालिदास की जो रचना है, इसमें राजा पुरुरवा एवं उर्वशी के प्रेम तथा विवाह की चर्चा की गई है। तथा मालविका अग्निमित्रम जो रचना कालिदास की, इसमें 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालवदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन है। तो ये हो जाता है यहाँ पे
मालविका अग्निमित्रम। तो ये कालिदास द्वारा रचित 3 रचनाओं के बारे में बताया गया। आगे चलते हैं पुष्यभूति। तो यहाँ पे पुष्यभूति वंश के प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन ने रत्नावली नागानंद तथा प्रियदर्शिका नामक प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। पॉइंट प्रसिद्ध है, आगे पॉइंट चलते हैं। ये हो गया पुष्यभूति वंश की प्रसिद्ध शासक के अंतर्गत बताया हमने। आगे पॉइंट प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि भावभूति ने मालती माधव अगला है महावीर चरित एवं उत्तर रामचरितम नामक नाटकों की रचना की। इसमें से महावीर चरित एवं उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु रामायण से ली गई है। यह हो गया। अगले स्टेप पर चलिए। पॉइंट प्राचीन काल। अगला जानकारी इस प्रकार। पॉइंट प्राचीन काल के प्रसिद्ध है नाटककार विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटकों की रचना की। इसमें से मुद्रा राक्षस नंद दरबार एवं चाणक्य के षड्यंत्र से संबंधित घटनाओं तथा देवी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को पराजित करने से संबंधित है। तो क्या प्राचीन काल का जो नाट्यकार के अंतर्गत बताया गया, जिसमें यहाँ पे चाणक्य का ये नाट्यकार षड्यंत्र संबंधित घटनाओं का क्रम रहा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से शॉर्ट में वर्णन है, जैसे 1800 से 1000 ईस्वी, 1800 से 1000 ईस्वी के 1800, यहाँ पे 800 की बात करते हैं पहले, फिर 1800 पे चलेंगे। तो देखिए जैसे बता दें, यहाँ पे 800 से 1000 ईसा ईस्वी के बीच कई महत्वपूर्ण नाट्य ग्रंथों की रचना की गई। इस कालखंड में भट्ट नारायण ने वेणी संहार तथा राजशेखर ने कपूर मंजरी अगले है एवं बाल रामायण नामक नाटकों की रचना की 1800 से 1000 ईस्वी के बीच में। आगे चले अगले पॉइंट पर। पॉइंट 11वीं एवं 12वीं सदी के मध्य कृष्ण मित्र द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक लिखा गया। इस नाटक में देवदत्त दर्शन का महिमा वर्णन, तो यहाँ पे महिमा मंडन तथा विष्णु पूजा का उल्लेख किया गया है। 11वीं से लेकर के 12वीं सदी के मध्य में। आगे चले अगले पॉइंट पे। पॉइंट गुप्तकालीन प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर ने गणित एवं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें आर्यभट्ट द्वारा लिखित आर्यभट्टीयम तथा वराहमिहिर द्वारा लिखित पंच सिद्धांतिका प्रमुख है। स्टॉप। अगला पॉइंट इस प्रकार से वर्णन। वाग्भट्ट, तो यहाँ पे वाग्भट्ट के द्वारा रचित अष्टांग हृदय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह पुस्तक है वाग्भट्ट के द्वारा रचित अष्टांग हृदय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है वाग्भट्ट द्वारा। आगे चलिए, यह पुस्तक आयुर्वेद के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध कराती है। आगे चलते हैं प्राकृतिक चीजों के बारे में। आगे पॉइंट वैदिक काल के पश्चात संस्कृत भाषा के स्थान पर पाली एवं प्राकृत भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा थी। ये जो वैदिक काल के पश्चात संस्कृत भाषा के स्थान पर पाली एवं प्राकृत भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा थी वैदिक काल के पश्चात। यहाँ पे जो
वाग्भट्ट द्वारा रचित जो ये अष्टांग हृदय है पुस्तक है, चिकित्सा के बारे में, प्राकृतिक चीजों के बारे में जानकारी देती है, खान पान किस प्रकार से है। तो इस पुस्तक को हमने थोड़ा अध्ययन किया है, इसके बारे में यहाँ पे काफी जानकारी मिलती है, इसे आप भी समझ सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए पाली भाषा को माध्यम बनाया। बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए पाली भाषा को माध्यम बनाया, क्योंकि उस समय ये जो पाली भाषा थी काफी अच्छी तरह से उस काल में बोली जाती थी और प्रचलन में चली, इसीलिए बुद्ध जी ने उसे, महात्मा बुद्ध जी उसे पाली भाषा के माध्यम को प्रयोग किया। यहाँ पे धर्म प्रचार के लिए पाली भाषा को माध्यम बनाया महात्मा बुद्ध जी ने, क्योंकि जो भाषा उस समय चलती है समय के अनुसार वो लोगों के समक्ष उसके बारे में ज्यादा आसानी से समझाया जा सकता है, इसीलिए। आगे चलिए। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य पॉइंट है, प्राचीनतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक की रचना जो है वो पाली भाषा में की गई। त्रिपिटकों में से विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के दैनिक जीवन से संबंधित नियम है। फिर आगे यहाँ पे जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के जो सुत्त पिटक में धर्म एवं नैतिकता से जुड़े प्रश्न एवं बुद्ध के प्रवचन तथा अभिधर्म, ये जो अगला ग्रंथ यहाँ पे रचित है, अभिधर्म पिटक में नीति शास्त्र एवं मनोविज्ञान से जुड़े प्रश्नों की चर्चा की गई है। तो इन पिटकों में जितना पिटक बताया गया यहाँ पे, जितना ग्रंथ बताया गया यहाँ पे, इसके बारे में ये रचना है। भिक्षुओं के लिए, फिर नीति शास्त्र के लिए, फिर नैतिकता के लिए इन ग्रंथों में दिया गया है, जो 3 पिटकों के बारे में बताया। 4 पिटक थे यहाँ पे। आगे पॉइंट, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। ये जो जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। बौद्धों की गीता, तो यहाँ पे बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक जो है धम्मपद, क्या नाम इसका, धम्मपद का संबंध है सुत्त पिटक से है। जैसे बता दें, बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक जो है धम्मपद का संबंध जो है सुत्त पिटक से है। अगला पॉइंट, आगे चलिए, आगे बात करते हैं पॉइंट। आगे चलकर पाली भाषा के प्रसिद्ध है विद्वान नागसेन ने मिलित पन्हों नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर के बीच आत्मवाद एवं पुनर्जन्म से जुड़े प्रश्नों की चर्चा संग्रहित है। आगे पॉइंट बात करते हैं जैन तीर्थंकरों के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे। तो आइए इस प्रकार से पॉइंट, जैन तीर्थंकरों ने प्राकृत भाषा को अपने धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। प्रारंभिक जैन साहित्य की रचना मागधी एवं अर्धमागधी प्राकृत में की गई है। जैनियों के धार्मिक साहित्य को आगम कहा जाता है। जैनियों के धार्मिक साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगमों में 12 उप अंग और 10 प्रकीर्णन और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र की गणना की जाती है। एक बार फिर से व्यक्त करते हैं। देखिए, जैनियों के धार्मिक साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगमों में 12 अंग और 12 उपांग, 12 अंग हैं, फिर 12 उपांग हैं, फिर इसके बाद तथा 10 प्रकीर्णन है, फिर 6 छेद हैं, 6 छेद सूत्र हैं, फिर इसके बाद 4 जो है मूल सूत्र की गणना की जाती है जैनियों का धार्मिक साहित्य को आगम में। आगे पॉइंट, अभी हो गया जैन धर्म के ऊपर। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे रचना है नाया धम्मा कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। आगे पॉइंट, द्रविड़ साहित्य में मुख्य रूप से 4 भाषाओं में लिखित साहित्य को शामिल किया जाता है। ये भाषाएं हैं तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा एवं मलयालम भाषा।
ये हो गया द्रविड़ साहित्य में मुख्य रूप से 4 भाषाओं में लिखित साहित्य। आगे संगम साहित्य की बात करते हैं तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई पहली रचना है। इसमें अनेक वीरों एवं वीरांगनाओं की प्रशंसा में रची गई अनेक छोटी बड़ी कविताओं को संग्रहित किया गया है संगम साहित्य के अंदर। आगे पॉइंट, संगम साहित्य से दक्षिण भारत के चोल चेर एवं पांडे राज्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गया संगम साहित्य के बारे में दक्षिण भारत के अंतर्गत। आगे चलते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य को प्रवृत्तियों के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे आगम तथा पूरम में। इनमें से आगम के अंतर्गत प्रेम संबंधी रचनाएं एवं पूरम के अंतर्गत युद्ध विषयक रचनाएं आती हैं। ये हो गया संगम काल का साहित्य के बारे में। आगे चलते हैं तमिल भाषा के ऊपर पॉइंट। तमिल भाषा में रचे गए 3 महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सिलप्पादिकारम है, अगला है मणिमेखलय एवं जीवक चिंतामणि। तो यहाँ पर जो है तमिल भाषा में रचे गए 3 महाकाव्य हैं। इसमें शिल्पाधिकारम है, फिर है मणिमेखलय एवं जीवक चिंतामणि। तो ये हो गया तमिल भाषा में रचे गए 3 महाकाव्य। पॉइंट, आगे चलते हैं। शिल्पाधिकारम को तमिल जनता के बीच राष्ट्रीय काव्य का दर्जा प्राप्त है। इसमें मदुरै नगर का सुंदर चित्रण किया गया है। इसकी रचना इलंगो आदिगल द्वारा लिखी, यहाँ पे इलंगो आदिगल द्वारा की गई है। तो ये हो गया शिल्पाधिकारम के बारे में। अगली रचना है, यहाँ पे अगला काव्य है मणिमेखलय की रचना। अब यहाँ पे मणिमेखलय की रचना शीतलय सतनार द्वारा की गई है। इसमें माधवी से उत्पन्न मणिमेखलय तथा राजकुमार उदयन के प्रेम संबंधों की चर्चा की गई है। तो ये हो गया मणिमेखलय महाकाव्य के बारे में। तो आगे चलते हैं। अब ये हो गया यहाँ पे तमिल भाषा में रचे गए 3 महाकाव्य। पॉइंट, आगे चलिए पॉइंट। एक अन्य प्रसिद्ध महाकाव्य जीवक जो है, जीवक चिंतामणि की रचना तिरुकदेवर ने की है। इस महाकाव्य का नायक जैन मतानुयायी है। तो यहाँ पे बताया गया जीवक चिंतामणि जो काव्य है तमिल का, इसे बताया गया। आगे जीवक चिंतामणि को विवाह ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। पॉइंट, तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल को तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। यह हो गया तमिल साहित्य के बारे में कुछ 3 पॉइंट बताया गया। आगे चलते हैं। तेलुगु भाषा के कुछ शब्द सर्वप्रथम पहली सदी में हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती इसका नाम है। तेलुगु भाषा के कुछ शब्द सर्वप्रथम पहली सदी में हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती में मिलते हैं। तेलुगु भाषा को जनभाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने का कार्य तेलुगु कवि नन्नाया द्वारा किया गया। तो ये हो गया तेलुगु भाषा के ऊपर कुछ पॉइंट। अब आगे चलते हैं, विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे विजयनगर पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य के उद्भव के साथ ही तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल शुरू होता है विजयनगर में। आगे विजयनगर शासक बुक्का प्रथम ने तेलुगु भाषा एवं साहित्य की पर्याप्त उन्नति के लिए तेलुगु कवियों को भूमि दान में
डी पॉइंट। बुक्का प्रथम ने राजकवि 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 इसका नाम है नाचड़ सेमना, इसका नाम है नाचड़ सेमना ने उत्तर हरिवंशम नामक काव्य की रचना की। इस पॉइंट को जरा फिर से रिपीट किया जा रहा है इस प्रकार से। बुक्का प्रथम के राजकवि नाचड़ा सोमना ने उत्तर हरिवंशम नामक काव्य की रचना की। पॉइंट। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध है शासक कृष्णदेव राय एक महान तेलुगु कवि थे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदा नामक एक प्रसिद्ध तेलुगु साहित्य की रचना की थी। ये हो गया विजयनगर के बारे में। आगे चलते हैं विजयनगर के बारे में। कृष्णदेव राय के राज्य दरबार में निवास करने वाले अष्टदिग्गज कवियों में से अल्लासानी पेड्डाना ने मनुचरित्रम नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की। पेड्डाना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। किसे? तो यहाँ पे अल्लासानी पेड्डाना को। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। ये हो गया कृष्णदेव राय के राज्य दरबार के निवास करने वाले एक अष्टदिग्गज कवियों के बारे में बताया। आगे चलते हैं। अष्टदिग्गज कवियों में तेनाली रामकृष्ण द्वारा रचित पांडुरंगम महात्म्य। तो यहाँ पे जो है पांडुरंगम द्वारा जो रचित है पांडुरंगम, तो यहाँ पे जो पांडुरंगम महात्म्यम तेलुगु साहित्य की महान कृति मानी जाती है। आगे इस प्रकार से यहाँ पे विजयनगर के बारे में बताया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे जो शब्द है वाक्य है, इसका वर्णन काफी लंबा किया गया है, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा हमें रुक रुक करके इसका उच्चारण करना पड़ा। संस्कृत में कुछ वाक्य यहाँ पर दिया था, इसे हिंदी में बताना पड़ा। आगे चलते हैं। अगला है कन्नड़ भाषा। तो कन्नड़ भाषा के बारे में इस प्रकार से वर्णन है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई, पॉइंट ध्यान दीजिए, कन्नड़ भाषा में लिखी गई प्राचीनतम साहित्यिक रचना कविराज मार्ग है, जिसकी रचना राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम ने की थी। 10वीं शताब्दी के आसपास कन्नड़ भाषा को समृद्ध बनाने में पंपा पुण्य एवं रनन का काफी योगदान रहा। पंपा पुनन एवं रनन को रत्नत्रयी के नाम से जाना जाता है। तो ये 10वीं शताब्दी के आसपास की ये बात है कन्नड़ भाषा में। आगे 13वीं शताब्दी में होयसल शासकों के संरक्षण में कन्नड़ भाषा में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई। तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी में होयसल शासकों के संरक्षण में कन्नड़ भाषा में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई। आगे तो यहाँ पर कन्नड़ के बारे में बताया गया। कन्नड़ भाषा आगे बताते हैं। कन्नड़ साहित्य में अनदैया द्वारा लिखित मदन विजय या कब्बिगार काव्य संस्कृत के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त विशुद्ध रूप से कन्नड़ भाषा में रचित पुस्तक है। अगला पॉइंट, 14वीं एवं 16वीं शताब्दी के बीच विजयनगर शासकों के संरक्षण में कन्नड़ साहित्य का काफी विकास देखने को मिला।
कब? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। आगे पॉइंट, कन्नड़ साहित्य की प्रसिद्ध कवियत्री है होन्नमा, इनका नाम होन्नमा ने हादिबदेह धर्म नामक पुस्तक की रचना की, जो आचरण मूल्यों का सार संक्षेप में है। तो यहाँ पर कन्नड़ साहित्य के बारे में वर्णन किया गया। आगे मलयालम भाषा की लिपियों के बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से बताते हैं मलयालम भाषा। तो यहाँ पर इस प्रकार से व्याख्या है, मलयालम भाषा एवं लिपि के दृष्टिकोण से तमिल के काफी करीब है। मलयालम भाषा एवं लिपि के दृष्टिकोण से तमिल के काफी करीब है मलयालम भाषा। मलयालम को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय थुनचातु, कौन इनका नाम है? थुनचातु चच्चन इनका नाम है। थुनचातु अछुतचन को जाता है। इन्होंने आधुनिक मलयालम का पिता कहा जाता है इन्हें, मलयालम की। आगे 18वीं सदी तक ईसाई धर्म में प्रचारकों ने मलयालम भाषा में ईसाई धर्म से संबंधित कई पुस्तकों का प्रकाशन किया। 18वीं सदी तक। पॉइंट, कुंचन नाबियार को मलयालम का जन कवि कहा जाता है। इसे यहाँ पे कुंजन नाबियान को। आगे पॉइंट, 1000 से 1800 ईसा के मध्यकालीन भारतीय साहित्य में मुख्य रूप से भक्ति काव्य की रचना की गई। अब यहाँ पे मलयालम के मध्यकाल के ऊपर आते हैं। तो 1000 से 1800 ईसा के मध्यकालीन भारतीय साहित्य में मुख्य रूप से भक्ति काव्य की रचना की गई। पॉइंट, भक्ति काव्य प्रेम से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर के प्रति प्रेम को पति पत्नी, प्रेमिका और नौकर, मालिक और माता पिता व संतान के बीच के प्रेम के रूप में अभिव्यक्त करता है। यह यहाँ पे भक्ति काव्य प्रेम के अंतर्गत। आगे भक्ति साहित्य मूल रूप से संयोजनों का काव्य है, अर्थात सांसारिक जीवन जी रहे व्यक्तियों का ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास है। अगला पॉइंट, भक्ति काव्य की उन्नति के फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी तेजी आई तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति काव्यों की रचना की जाने लगी। पॉइंट, इस नवीन भाषा की संकल्पना ने संस्कृत की सर्वोत्कृष्ट परंपरा को नष्ट कर दिया तथा जन सामान्य की अधिक स्वीकार्य भाषा को स्वीकार कर लिया। इस पर आगे पॉइंट, संस्कृत के संदर्भ में कबीर का कहना है कि संस्कृत एक स्थिर कूप के जल के समान है, जबकि भाषा बहते पानी की तरह होनी चाहिए। ये कवि का कहना है संस्कृत के संदर्भ में। आगे पॉइंट, 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर, इनका नाम है संत ज्ञानेश्वर, मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए। तो ये हैं ज्ञानेश्वर, 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि मराठी भाषा के। 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर जो है मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए, जो अपनी किशोरावस्था में ही भगवान विष्णु की भक्ति में अपने कवि सुलभ है योगदान के लिए प्रसिद्ध हो गए। तो ये रहा 13वीं सदी के अंतर्गत संत ज्ञानेश्वर के बारे में। आगे चलते हैं पॉइंट,
अब यहाँ पे नरसिंह मेहता पॉइंट, नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा में भक्ति परक पदों की रचना की तथा एक अन्य गुजराती कवि भालड़ ने रामायण, महाभारत तथा भागवत पुराण की पुरानी इतिवृत्तियों को लेकर अनेक काव्यों की रचना की। अगला पॉइंट इस प्रकार से है, मध्ययुगीन गुजराती साहित्य के विकास में स्वामी नारायण संप्रदाय का उल्लेखनीय योगदान था। आगे अगला स्टेप, मध्यकाल में बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि चंडीदास से माने जाते हैं। अगला पॉइंट, वृंदावन दास का चैतन्य भागवत एवं लोचन दास का चैतन्य मंगल बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। चलिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट इस प्रकार मध्यकाल के अंतर्गत आगे, बांग्ला भाषा की आरंभिक रचनाओं पर वैष्णव भक्ति धारा का गहरा प्रभाव है, जबकि मध्यकाल आते आते बांग्ला साहित्य के क्षेत्र में मंगल काव्य नामक आख्यात्मक काव्य की एक नई धारा का विकास हुआ। आगे अगला पॉइंट, कबीर संत परंपरा के कवियों में अग्रगण्य थे। इनके काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद नाथ पंथियों की अंतः समाधानात्मक रहस्य साधना तथा सूफियों के एकेश्वरवाद तथा तसव्वुफ का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है। तो ये हो गया कबीर संत के परंपरा के कवियों के अंतर्गत कबीर की बात हुई। यहाँ पर आगे पॉइंट, कबीर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्ण व्यवस्था का कठोर शब्दों में खंडन किया कबीर ने। ये हो गया कबीर का एक प्रसिद्ध पॉइंट। आगे चलते हैं, मध्यकालीन पॉइंट। मध्यकाल में सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि हुए। सूरदास, उन्होंने अपनी रचना सूरसागर में कृष्ण कथा को आधार बनाकर वात्सल्य एवं श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि तो यहाँ पे भावभूमि में किया। तो सूरदास के बारे में मध्यकाल के अंतर्गत ये भी थे। आगे चलते हैं, मीराबाई, ये भी मध्यकाल में ही आएंगी। पॉइंट, मीराबाई के काव्य में भक्ति, विरह एवं विद्रोह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये हो गया मीराबाई के बारे में। आगे पॉइंट, मध्यकाल में पंजाबी भाषा के प्रमुख कवियों में सुल्तान इनका नाम सुल्तान शाह बाबू शाह हुसैन एवं बुल्ले शाह का नाम उल्लेखनीय है मध्यकाल के अंतर्गत पंजाबी भाषा के प्रमुख कवियों में। आगे चलते हैं, मध्यकाल के दौरान प्रसिद्ध आसमिया जिसे आज आसाम कहा जाता है, मध्यकाल के दौरान प्रसिद्ध आसमिया कवि शंकर देव ने वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए नाटकों एवं कीर्तन का प्रयोग किया। तो यहाँ पे कौन, शंकर देव ने। ये हो गया मध्यकाल में। आगे पॉइंट, मध्यकाल में कश्मीर की प्रसिद्ध कवियत्रियों में लल्लेश्वरी एवं हब्बा खातून का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने अनेक सूक्तियों की रचना की जो आत्मिक अनुभव की दृष्टि से उल्लेखनीय है। गुजराती, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई, तमिल की ओवैयर तथा कन्नड़ भाषा की कवियत्री
अक्का महादेवी है हुई। तो यहाँ पे कवियत्रियों के बारे में कुछ पॉइंट बताया गया मध्यकालीन के अंतर्गत। आगे इन सभी कवियत्रियों ने अपने लेखन में तत्कालीन समाज की सामाजिक स्थितियों तथा घर एवं परिवार में महिलाओं की स्थिति के बारे में जिक्र किया है। स्टॉप। अब यहाँ पे पंजाबी भाषा, तो ये यहाँ पे मध्यकालीन के अंतर्गत बताया। आगे चलते हैं पॉइंट मध्यकाल। यहाँ पे पॉइंट पंजाबी भाषा में रचित प्रेम गाथाओं में वारिस शाह की आगे हीर राझा और तथा कवि पिललू की मिर्जा साहिबान प्रमुख है। तो ये हो गया पंजाबी भाषा में रचित। आगे पॉइंट भारत की लगभग सभी भाषाओं में आधुनिक युग की शुरुआत 1857 की क्रांति के आसपास हुई। स्टॉप। आगे पॉइंट इस युग की यानी 1857 से इस युग की कविताओं में भारतीय समाज में आ रहे परिवर्तन तथा राजनीतिक चेतना के उद्भव को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। स्टॉप। आगे पॉइंट एक ब्रिटिश नागरिक विलियम केरी द्वारा बंगाल के श्रीरामपुर में मुद्रणालय स्थापित करने के पश्चात भारत में साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले। आगे पॉइंट प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने आगे दुर्गेश नंदिनी एवं आनंद मठ जैसे उपन्यासों की रचना की तथा इनके माध्यम से जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना भरी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रसिद्ध बांग्ला लेखक। आगे पॉइंट इस काल में बांग्ला भाषा के रंगलाल उर्दू भाषा के मिर्जा गालिब तथा हिंदी भाषा के भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसिद्ध कवि हुए। स्टॉप। आगे पॉइंट इन्होंने अपने लेखकों के माध्यम से भारतीय जनता को विदेशी शासन के विरुद्ध एकजुट किया तथा उनमें आत्मगौरव एवं स्वाभिमान की भावना को जगाने का प्रयास किया इन रचनाकारों इन कवियों ने लेखकों ने। आगे पॉइंट भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कविवचन सुधा एवं हरिश्चंद्र मैगजीन की शुरुआत की। इसने तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे पॉइंट अब यहाँ पे मध्यकाल तो हो गया। अब यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे स्वच्छतावादी, तो यहाँ पे पॉइंट है स्वच्छतावादी लेखकों ने अपनी रचनाओं में पहली बार संसार की सच्चाई एवं व्यक्तित्वता जैसे मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। पॉइंट भारतीय स्वच्छतावाद की प्रवृत्ति को मूल रूप से 3 भारतीय साहित्यकारों की रचनाओं में देखा जा सकता है, जिसमें श्री अरविंद और यहाँ पे टैगोर एवं महात्मा गांधी हैं। स्टॉप। आगे पॉइंट आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ा जा रहा। आगे पॉइंट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविताओं का संग्रह गीतांजलि को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविताओं का संग्रह जो है गीतांजलि को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्टॉप। हिंदी भाषा में स्वच्छतावादी कविता के युग को छायावाद कन्नड़ भाषा में
कन्नड़ भाषा में नवोदय युग तथा ओडिया भाषा में इसे कहेंगे साबूज युग कहा गया। तो ये जो स्वच्छंदतावादी जो है इसे कविता के युग को छायावाद कहा गया। आगे कन्नड़ भाषा में इसे नवोदय युग कहा गया तथा ओडिया भाषा में इसे साबूज युग कहा गया। तथा इस प्रकार से यहाँ पे ये जो हिंदी भाषा में जो है स्वच्छंदतावादी के बारे में। आगे इस प्रकार से अगला पॉइंट है मलयालम। तो यहाँ पे मलयालम, बांग्ला, उर्दू के प्रसिद्ध रचनाकार क्रमशः इस प्रकार, जैसे देखिए वल्लतोल। अगला है, अगले हैं काजी नजरुल इस्लाम एवं अकबर इलाहाबादी ने महात्मा गांधी को पश्चिमी सभ्यता की चुनौती तथा एशियाई मूल्यों के गौरव के रूप में स्वीकार किया। इन रचनाकारों ने इस प्रकार से आगे अगले पॉइंट पर आइए। इस काल के गांधीवादी रचनाकारों में हिंदी व उर्दू भाषा के प्रेमचंद्र जो है मराठी भाषा के, इसके बाद V.S. खांडेकर, ये जो है बांग्ला भाषा के ताराशंकर बंदोपाध्याय का नाम उल्लेखनीय है। स्टॉप। आगे पॉइंट, भारतीय साहित्य परिदृश्य में 1930 के दशक में मार्क्सवाद का आगमन हुआ 1930 में। आगे चलिए, आगे पॉइंट, 1936 ईस्वी में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की अगुवाई में चल रहा प्रगतिशील आंदोलन मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। स्टॉप। 1936 की ये बात हुई। आगे पॉइंट, प्रगतिशील आंदोलन से प्रभावित होकर 1936 से 1943 यानी 1936 से 1943 ईस्वी के बीच हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष प्रकार का आंदोलन शुरू हुआ जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। स्टॉप। तो यहाँ पे प्रगतिशीलवाद के बारे में बात हुआ। आगे पॉइंट, प्रगतिवाद। तो यहाँ पे प्रगतिवाद की वैचारिक चेतना मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित थी। इस युग के प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध है कि कविता जो है अंधेर में, इनकी कविता है अंधेर में। तो इनकी कविता में मार्क्सवादी विचारधारा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यह क्या प्रगतिशील का वैचारिक चेतना के ऊपर मार्क्सवादी दर्शन पर कुछ पॉइंट। आगे पॉइंट, बांग्ला भाषा के माणिक्य बंदोपाध्याय मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। स्टॉप। आगे पॉइंट, वैतम मोहम्मद बशीर जो है S.K. पोट्टेकर, इनका नाम है S.K. पोट्टेकर एवं शिव शंकर पिल्लई जैसे मलयाली कथा साहित्य लेखकों ने उच्च साहित्यिक मूल्यों के प्रगतिशील कथा साहित्य की रचना की। स्टॉप। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है मार्क्सवादी पॉइंट। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उर्दू के प्रमुख कवियों में जोश मलिहाबादी एवं फैज अहमद फैज हैं। तो यह जो है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उर्दू के प्रमुख कवि हैं। आगे पॉइंट है 1850 ईस्वी के आसपास पारसी रंगशाला ने भारतीय पौराणिक इतिहास एवं दंतकथाओं पर आधारित नाटकों का मंचन आरंभ किया। तो यहाँ पे 1850 ईस्वी में जो रंगशाला के अंतर्गत भारतीय पौराणिक इतिहास की बात रही। आगे पॉइंट,
हिंदी के प्रमुख नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख थे। उन्होंने कुल 17 नाटकों की रचना की। इन्होंने तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल 17 नाटकों की रचना की। स्टॉप। आगे पॉइंट। हिंदी भाषा के जयशंकर प्रसाद एवं कन्नड़ भाषा के आद्य रंगाचार्य ने ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। स्टॉप। पॉइंट। स्वतंत्रता के पूर्व तक भारतीय नाट्य साहित्य विकासशील अवस्था में था, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात यह अपनी परिपक्व स्थिति को प्राप्त हुआ। तो ये हो गया कुछ पॉइंट। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। इस प्रकार से वर्णन। पॉइंट। परिशिष्ट पुराण और त्रिशिष्ट लक्ष्मण महापुराण जैन ग्रंथ है। स्टॉप। पॉइंट। अकबर शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के शासनकाल में हुआ इसका अनुवाद। तो ये है योग वशिष्ठ का अनुवाद हो गया फारसी में। आगे चलते हैं पॉइंट। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, इसका इनका नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने चिंतामणि भट्टम द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जो है सुक सप्ती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। इसका नाम तूतीनामा रखा। तो चिंतामणि भट्टम द्वारा जो रचित संस्कृत ग्रंथ है वो ग्रंथ है सुक सप्ती। ये फारसी में अनुवाद हुआ। किसके द्वारा अनुवाद हुआ? तो यहाँ पे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा। इस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य कंप्लीट किया गया। बताया गया भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में, जिसमें वेद पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मध्यकालीन के अंतर्गत साहित्य, नाट्यकार, नाटक रचना, उपन्यास है, आधुनिक काल में महात्मा गांधी से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया गया। कई रचनाकारों का नाम बताया गया। पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है, कौन सा पुस्तक, इसके बारे में वर्णन किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर यह वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक मुझे भारतीय स्वतंत्र नागरिक को राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।